हाँ भाई, कहाँ थे हम लोग? हाँ भाई, कहाँ तक पहुंचे हम लोग? टू आर अपॉन थ्री पाई, फोर आर अपॉन थ्री पाई। हाँ, ये सही है। अच्छा, अभी लिखते हैं। कौन सा वक्फा है जी वाला? दो क्वेश्चन कराने हैं पंप वाले, वो M/L वाले। अभी मॉड्यूल डिस्कस करेंगे तब हो जाएंगे। जब मॉड्यूल डिस्कस करेंगे तब हो जाएंगे। मॉड्यूल में पूछोगे ही सही, तुम पूछोगे तब हो जाएंगे। हाँ भाई, टेस्ट पेपर में कुछ पूछना है क्या? किसको पूछना है? लाइव टेस्ट पेपर? कितने लोगों के पास टेस्ट पेपर है? इनमें से कितने लोगों को पूछना है? 2 दिन को पूछना है, बाहर पूछ लेना। अरे तो पेपर तो लाया करो, बारात में आते हो तुम, ऐसे उठ के आ जाते हो। पूछना है लेकिन पेपर नहीं लाए, ऐसे थोड़ी होता है। लो जल्दी पूछो जो पूछना है, टेस्ट पेपर जल्दी पूछो। लाया कोई? है किसी के पास? हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 1, 2। बोतल है मेरी, बोतल मैं अपना लाता हूँ। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 1 किसको पूछना है? भाई इसमें बिना पेन चलाए आंसर दिख रहा है, देखो। देखो पहले वाले पे तुमने कितना फोर्स लगाया? 8 न्यूटन का फोर्स लगाया। इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालोगे तो 6 न्यूटन आ रहा है। इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन आप निकालोगे तो 6 न्यूटन आता है। यानी पहला वाला चलने को तैयार है। अब पहला वाला चलने को तैयार है, लेकिन दूसरे पर जो अप्लाइड फोर्स है वो इसके लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, तो दूसरा वाला नहीं चल पाएगा। और उसके चक्कर में ये बेचारा भी मर जाएगा। ये कितना है? 3 किलो। और ये 2 किलो। इस पर फोर्स लगाया साहब 4 न्यूटन का। इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स निकालो। इसका म्यू दिया हुआ है कितना? 8 किलो है ये। अच्छा, फोर्स 8 न्यूटन का है, ऊपर ऊपर कुछ कुछ लिख रखा है। ये 3 किलो है ना। ये म्यू 1 कितना दिया हुआ है? 0.2। तो इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स निकालोगे तो 0.2 इंटू 3G। भैया 6 न्यूटन आ रहा है, 6 न्यूटन। तो इस पर नेट फोर्स कितना लगा? इस पर नेट फोर्स लगा 2 न्यूटन का। अरे लगा भाई। तो ये तो चलने को तैयार है। अब ये चलने को तैयार है तो रस्सी को खींचेगा। रस्सी में टेंशन आएगा। अब ये टेंशन आएगा तो इसको खींचेगा। इसको खींचेगा तो इस पर आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये 1 न्यूटन का तो पीछे कर रहे हैं। यहां पर एक लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स और होगा। ये लिमिटिंग कितना होगा? इसका म्यू दिया हुआ है कितना? 0.1। इसका म्यू दिया हुआ है 0.1, तो ये 0.1 इंटू 2G। 0.1 इंटू 2G, ये 2 न्यूटन का ये और हो गया। लो साहब, मुझे बताओ, नेट अप्लाइड फोर्स 2 न्यूटन है। ये टेंशन 2 न्यूटन का था। अब ये 2 न्यूटन का था, ये इसको खींचता है, तो इस पर नेट अप्लाइड फोर्स तो कितना हो गया? 1 न्यूटन हो गया। 1 न्यूटन हो गया, और लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है? 2। क्या ये चलेगा क्या? ये भी नहीं चलेगा। अब ये नहीं चलेगा ना, उसको चलने देगा। ठीक है, तो ओवरऑल सिस्टम रेस्ट पे रहेगा। सिस्टम रेस्ट पे रहेगा तो इसका फ्रिक्शन तो होगा कितना? ये 6 न्यूटन है ना। लेकिन इसका फ्रिक्शन 2 न्यूटन नहीं होगा। इसका फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के बराबर, यानी इसका फ्रिक्शन कितना होगा? 1 न्यूटन। ये 1 न्यूटन आएगा। इसका फ्रिक्शन 6 न्यूटन आएगा, और टेंशन तुम्हें दिख ही रहा है। और टेंशन 2 न्यूटन दिख ही रहा है। भाई पहले वाला ने तो चलने की कोशिश करी ना। पहले वाले ने चलने की कोशिश करी, दूसरे वाले को खींचा, तो रस्सी में टेंशन तो है, लेकिन वो दूसरे वाले को चला नहीं पाया। ओवरऑल पूरा सिस्टम ही नहीं चल पाया। ओवरऑल पूरा सिस्टम ही नहीं चल पाएगा। जब पूरा सिस्टम ही रेस्ट पर रहेगा तो इस समय क्या होगा? ये इस पर फ्रिक्शन फोर्स होगा अप्लाइड फोर्स के बराबर, और ये तो चलने की टेंडेंसी थी इसकी। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 3rd। अबे तुम रेस वेस नहीं करते हो?
रेस का क्वेश्चन है तुम्हारी। ये दो गोल, ये पहला गोला और ये दूसरा गोला, दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं और बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम में है। ये देखो ऐसा केस। तुम लोग, मुझे लगता है घर पे तुम मजे कर रहे हो। क्या पढ़ते हो घर पे? बायो पढ़ते रहते हो? बोले फिजिक्स नहीं पढ़ के जाएंगे हम तो। घर पे कुछ करो भाई, है ना? मतलब हद कर रहे हो। मतलब समझ नहीं आ रहा मुझे। ये तो देखा दिखाया क्वेश्चन था। चलो, मैं तो सोच रहा था इसका तो आंसर बच्चे देखते ही टिक कर देंगे। चलो, क्या बोल रहा है? इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम है तो एक तो यहां से नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा n। ठीक है, आपको पता है कि स्फेरिकल सरफेस पर कोई नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो सेंटर से पास होगा, ये भी सेंटर से पास होगा। एक नॉर्मल रिएक्शन ये मिलेगा। एक इन दोनों के बीच में कांटेक्ट फोर्स मिलेगा साहब। इन दोनों के बीच में कांटेक्ट फोर्स मिलेगा और वो होगा कितना? Fc। ये कांटेक्ट फोर्स होगा Fc। ठीक है, देखो साहब, अगर इक्विलिब्रियम है, अगर यहां पर सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा तो आप देख सकते हैं यहां पर तीन फोर्स हैं। किसी भी एक गोले को पकड़ लो, एक गोले को पकड़ लो, इस पर तीन फोर्स आपको दिखेंगे। ये इस वाले को पकड़ता हूं तो एक तो दिखेगा आपको mg, एक ये दिखेगा कांटेक्ट फोर्स, और एक दिखेगा ये नॉर्मल रिएक्शन। और इन तीन की वजह से इक्विलिब्रियम है साहब। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में तो कंपोनेंट करने पड़ेंगे। किसके करें? Fc के करें, mg के करें कि n के करें? n के करोगे। मान लो वर्टिकल से एंगल थीटा है, ये इसने दिया कि तुमने माना, है ना? ये माना तो तुम ही रिप्लेस करोगे इसे। ये n cos थीटा और ये क्या होगा? n sin थीटा। अब ये बोल रहा है कि साहब n और Fc का रेशो बताओ। अगर इक्विलिब्रियम है तो सबको दिख रहा है Fc बराबर कितना है? n sin थीटा। तो भैया n और Fc का जो रेशो होगा ये sin थीटा के बराबर, 1/sin थीटा के बराबर होगा। अब sin थीटा आप इजीली निकाल सकते हो। ये देखो, ये ट्राइंगल बनते हुए दिख रहा होगा आपको, एक राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें ये जो होगा ये रेडियस r के बराबर होगा। ये पूरा का पूरा 3r था तो ये 2r होगा ना साहब। अबे यहां तक 2r होगा ना, क्योंकि ये भी r है। अबे ये पूरा 3r दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना? अब तुमने वर्टिकल से एंगल एज्यूम किया था थीटा, ये थीटा, तो ये भी थीटा। मतलब आप देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनते हुए दिख रहा है हमें। ये राइट एंगल ट्रायंगल बनते हुए दिख रहा है, ये थीटा है, ये r है, और ये 2r है। तो बोलो साइन थीटा कितना होगा? साइन थीटा 1/2 हो जाएगा। ये यहाँ रख दो, आंसर 2 आ गया। ये रेशो आ गया साहब, n और Fc का रेशो कितना? 2। ठीक है, रेस का क्वेश्चन था तुम्हारे। रेस वेस किया करो भाई, तुम करते क्या हो? अच्छा, कहीं का भी हो, कहीं का भी। सिंपल कंसेप्ट, इक्विलिब्रियम जहां बोल दे वहां क्या करना है? फोर्स को बैलेंस करना है। फोर्स ढूंढो और बैलेंस करो। तो कोई और फोर्स दिखेगा नहीं, यही फोर्स दिख रही थी। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 6, क्वेश्चन नंबर 6। अबे 6 में मोती गिनने हैं तुम्हें यार। ये बोल रहा है कि साहब ये इंक्लाइन प्लेन भी है और वर्टिकल भी है। टोटल 16 मोती है। अब 16 में से कितने कहाँ लटकाएं ताकि इक्विलिब्रियम आ जाए? सॉरी, एक्सेलेरेशन दे रहा है साहब। ये टोटल 16 है। 16 है, ढंग से पढ़। कहाँ पढ़ लिया तने? ऊपर लिखा हुआ है 16, तो इसको गिन रहा है गधे? अबे लिखा हुआ है 16 तो उसको गिन रहा है तू? अबे अंग्रेज फिर लिखा हुआ क्यों है? बोले मैं तो गिन रहा हूँ। हम तो अपनी आंखों पर भरोसा रखते हैं। बोले कोई कुछ भी बोल दे, हम देख सुनते ही नहीं है। लिखा हुआ इसमें 16, टोटल 16। अच्छा, मतलब तुम्हारे नवरात्र शुरू हो गए आजकल, मतलब है? आज कौन सा रोज डे? जाग रहे हो मतलब है? ये इस बात तो करंट लग गया तुम्हें? अबे आंखों के सामने 16 लिखा हुआ है, 16। मतलब तो काउंट कर रहे हो तुम, बोले 14 है। वाह, फिर तो आंसर भी दे दो काउंट करके, कितने लटके हुए हैं, कितने हॉरिजॉन्टल हैं। फिर सॉल्व ही क्यों कर रहे हो? देखो भाई, क्वेश्चन सुन लो। अब इसमें एक्सेलेरेशन दिया हुआ है, हर बीड का मास m है, n बीड है। मान लिया मैंने वर्टिकल में n है, वर्टिकल में n मान लो, तो ये कितना होगा? ये 16 माइनस n होगा। अरे होगा भाई। अब मैं मान लेता हूं यहां पर ये n है, तो टोटल मास कितना होगा? n nm होगा। ये कितना होगा? 16 माइनस nm होगा। अच्छा, ये फोर्स होगा nmg, और ये फोर्स कितना होगा? 16 माइनस nmg साइन थीटा। होगा कि नहीं होगा? अब इतना फोर्स इधर लग रहा है, इतना फोर्स इधर लग रहा है। बोल रहा है सिस्टम का एक्सेलेरेशन g/2 है। अब एक्सेलेरेशन तुम अच्छी तरह जानते हो, चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स डिवाइड बाय नेट मास। तो यहां से क्या है? मैं मान लेता हूं ये ज्यादा है, मैं मान लेता हूं कि ये वर्टिकल वाला ज्यादा है। तो
तो क्या बोलेंगे, चलाने वाला फोर्स NmG, रोकने वाला 16 माइनस NmG साइन थीटा डिवाइड बाय नेट मास कितना Nm, नेट मास सॉरी 16m, नेट मास 16m। अरे आएगा भाई, सॉल्व कर लो, इससे n का वैल्यू आ जाएगा, पता लग जाएगा कितने वर्टिकल है कितने और इसमें इंक्लाइन प्लेन पर है। वही पूछ रहा है आपसे, वही इतना सिंपल क्वेश्चन यार, एक्सेलेरेशन, चलाने वाला, रोकने वाला। भाई मान लिया एग्जाम में तुम, समय कम होता है अपने पास, घर जाके तो समय होता है, घर जाके कुछ करते हो नहीं करते हो? बोले एक बार जो चीज हम देख लेते हैं दोबारा उठा के नहीं देखते, है ना, सलमान खान हो तुम्हें, ठीक है, घर में जाके पेपर एनालिसिस तो क्या करो भाई, एग्जाम में ठीक है लेंथी पेपर है, टाइम प्रेशर है, नहीं हुआ, घर जाके तो एनालिसिस करो से। ये तो ऐसा क्वेश्चन नहीं कि घर जाके ना हो, घर जाके देखा ही नहीं या तो। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 7, 8, ये तुम्हारे मॉड्यूल का क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन, बिना पेन चलाए होगा। देखो देखो इसमें क्या बोल रहा है, 3/4 काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो गया। अगर 3/4 का लॉस हो गया तो 1/4 काइनेटिक एनर्जी बचा है। अगर 1/4 बचा है तो वेलोसिटी आधा हो गया। अगर काइनेटिक एनर्जी 1/4 बचा है तो वेलोसिटी हाफ हो गया। पहले V0 था, अब V0/2 हो गया, इसमें टाइम लग रहा है T, तो रिटार्डेशन आ गया ना। ठीक है, ये रिटार्डेशन आ गया साहब, V0 से V0/2 होने का टाइम T, तो रिटार्डेशन कितना होगा, ये होगा V0/2 बराबर V0 माइनस A रिटार्डेशन इंटू टाइम, तो A रिटार्डेशन होगा V0/2T होगा। रिटार्डिंग फोर्स बोले तो मास इंटू रिटार्डेशन, ये होगा M इंटू V0/2T। ये किसके बराबर होगा, ये होगा म्यू mg के बराबर होगा। भाई भाई ये रिटार्डेशन फ्रिक्शन फोर्स ही तो है, खत्म हो गया, म्यू आ गया, M से M कैंसिल, म्यू का वैल्यू V0/2 म्यू जी, ये 2, ये म्यू T इंटू जी, ये आंसर आ गया भाई, क्वेश्चन खत्म हो गया, तुम्हारे मॉड्यूल का ही क्वेश्चन था। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया भाई। 2 क्वेश्चन पूछने थे बस, और इसमें बोल रहे हो, बोले पेपर टफ था, वाह, किसका था पकड़ो। चलो बात कंटिन्यू करें आगे, कहां तक पहुंचे, सेंटर ऑफ मास में कहां तक बता दिया था, डिस्क्रीट मास सिस्टम बता दिया था, कंटिन्यूस की बात कर रहे थे, कंटिन्यूस में मैंने इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन तुम्हें करा दिया था, लास्ट टाइम पे इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन हो गया था। चलो बात आगे बढ़ाएं, अगला क्वेश्चन लिखो, सेंटर ऑफ मास पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। आपको बोल रहा है साहब 3 गोले हैं, ये 3 गोले हैं, इनके कॉम्बिनेशन का सेंटर ऑफ मास बताना है, तीनों का मास M, रेडियस R। पहला केस है कुछ इस तरीके से रख दिया साहब, ये कुछ ऐसे रख दिया, ये लाइन से, ठीक है, ये पहला कंडीशन, सबका मास M बोल रहा है, इन सबका मास M है और रेडियस R है, रेडियस R है, मास M है और रेडियस R है, ये रेडियस R है, ठीक है। आपसे बोल रहा है इस कॉम्बिनेशन के सेंटर ऑफ मास का फर्स्ट गोले के सेंटर से डिस्टेंस बताओ सर, पहले गोले के सेंटर से डिस्टेंस बताओ, एक तो ऐसे रखा हुआ है और दूसरा यही 3 गोले हैं, लेकिन कुछ ऐसे रखा हुआ है कि तीनों एक दूसरे को टच करते हैं, ठीक है, ये पहले वाले केस में तीनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, दूसरे वाले केस में तीनों एक दूसरे को टच कर रहे, समझ पा रहे हो भाई, ये पहला गोला, ये दूसरा गोला और ये तीसरा गोला, ठीक है, ये यहां पर रेडियस R, ये भी R, ये भी R और ये भी R, ठीक है, ये R R R R और मास है, ठीक है, मैं नंबरिंग कर देता हूं साहब, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, यहां भी साहब ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, 3 गोले ऐसे 2 तरीके से रखे हुए। ये बोल रहा है पहले गोले के सेंटर से इस कॉम्बिनेशन के सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस बताइए, कॉम्बिनेशन के सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस बताइए, कहां से, पहले गोले के सेंटर से। लिख लो क्वेश्चन, लिख लो, लिख लो, फाइंड आउट डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम सेंटर ऑफ फर्स्ट स्फीयर, फ्रॉम सेंटर ऑफ फर्स्ट स्फीयर, फ्रॉम सेंटर ऑफ फर्स्ट स्फीयर,
ऑनलाइन में एक बच्चा बोल रहा है कि सर हमारा भी देख लीजिए, कि देख लीजिए हम भी पढ़ रहे हैं। क्या बताऊं भाई? अच्छा, थर्ड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन पूछा है भाई ऑनलाइन वालों ने। कहाँ है पेपर? बता दिया। तीसरा कौन सा था? वो गोले वाला? अच्छा, वो बोल दूं उसको? भाई मैंने बता दिया यार, वहीं जाके जवाब लिखता हूँ। वो बता दो दिया। अभी नाम नहीं ले सकता तुम्हारा, बाकी बता दिया मैंने। बेटा क्लियर हुआ? मैंने बता दिया तीसरा वाला। तुम लोग क्यों खुश हो जाते हो यार? चलो भाई आओ। तो ये आपसे बोल रहा है कि पहले गोले के सेंटर से कॉम्बिनेशन के सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस बताइए। कंसेप्ट समझो। ओवरऑल इसको देखूं तो ये कंटिन्यूअस मास सिस्टम है, ये कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है। लेकिन इस पूरे को मिला दूं तो कंटिन्यूअस है कि डिस्क्रीट है? अभी कहीं पे है, कहीं पे नहीं है। क्या पूरे सब जगह मास भरा हुआ है क्या? यहां से लेके मैं यहां तक जाता हूं, क्या सब जगह भरा हुआ है क्या? तो ओवरऑल कंटिन्यूअस हुआ कि डिस्क्रीट हुआ? तो डिस्क्रीट को सॉल्व करने का तरीका क्या? डिस्क्रीट को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं अपन। जहां से डिस्टेंस पूछता है उस पॉइंट को ओरिजिन मानते हैं, है ना। और अब ये मास कहाँ रखे हुए मानेंगे? ये मास रखे हुए मानेंगे इनके सेंटर ऑफ मास में। मतलब ये मान लो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ था ना, तो पहला गोला यहाँ रखा हुआ है ना, ये पहला वाला। दूसरे का सेंटर ऑफ मास यहाँ है तो दूसरा दूसरा यहाँ रखा हुआ है। तीसरे का सेंटर ऑफ मास यहाँ है। मतलब एक तरह से मैं आपको दिखाऊं तो एक लाइन में रखे हुए हैं, देखो एक लाइन में। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ये पहला मास यहाँ रखा हुआ है ना, ये दूसरा वाला यहाँ रखा हुआ है, और ये तीसरा वाला यहाँ रखा हुआ है। समझ पा रहे हैं भाई? तीनों का मास एम एम एम। डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2r। और ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी? 2r। अब देखो साहब, ये ओरिजिन तो ये 0 0 होगा। ये कोऑर्डिनेट कितना होगा? 2r0। ये कोऑर्डिनेट कितना होगा? 4r0। अबे यहां से डिस्टेंस निकालनी है ना सेंटर मास की, तो सीधे सीधे एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है। सेंटर मास यहाँ कहीं आने वाला है, ये सेंटर मास यहाँ कहीं आएगा, तो मुझे एक्स सी एम निकालना है। वाई सी एम तो ऑलरेडी 0 होगा। तो ये जो डिस्टेंस है वही तो आपसे पूछ रहा है। ये डिस्टेंस जो हम बता रहे हैं एक्स सी एम, यही आपसे पूछ रहा है। तो लगाओ फॉर्मूला भाई। एक्स सी एम बोले तो m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइडेड बाय क्या होगा? नेट मास। नेट मास कितना? 3m। ये एक्ससीएम सॉल्व करते हैं तो कितना बन गया? ये बन गया साहब 4 और 2 6/3। तो कितना बन गया? ये कितना बन गया साहब? 2r बन गया। ये तो 2r, अभी तो निकालने की जरूरत ही नहीं थी, ये तो मास बराबर थे। अबे इसमें निकालने की जरूरत कहाँ थी? ये तो एम एम एम, तो ये तो यही आना था। मैं मास बदल रहा हूँ, अबे मास बदल रहा हूँ मैं। अबे हट, इतना आसान क्वेश्चन दूंगा क्या? हाँ ठीक है, वो आ गया, अगला करो। ये m2m 3m बताओ। m2m और 3m अब बताओ। है ना, इतना आसान क्वेश्चन दूंगा, ये बराबर बराबर मास। बराबर मास तो तुम बिना सोल्व किए बोल दो कि बोले ये गोले के सेंटर पर। ठीक है, ये m2m और 3m, ये 2m है और ये 3m है। ये 2m और ये 3m। अब सॉल्व करें साहब, अब कितना आता है? 4 और वो कितना हो गया साहब? 12। 12 प्लस 4 16। 16/3r। एक्ससीएम आ रहा है 16/3r। ये सेंटर ऑफ मास 16/3r। ये डिस्टेंस आ गई भाई। m 16/6। ये लो 16/6r मतलब 8/3r। 8/3r एक्ससीएम आ गया, ये डिस्टेंस आ गई भाई। मास थे m 2m और 3m। यहाँ भी वही है साहब, m, ये 2m और ये 3m। तो इतना आसान थोड़ी दूंगा एम एम एम। तो तुम बिना कुछ करे सीधे बोल दोगे सिमेट्रिकल होगा, एकदम सेंटर में होगा। उसमें करना क्या पड़ा तुम्हें? ठीक है, ये m 2m, ये भी m 2m और 3m। पहले गोले के सेंटर से सेंटर मास का डिस्टेंस बताना है। तीनों गोले एक दूसरे को टच करके रखे हुए हैं। ठीक है, सिंपल, इनको पॉइंट मास मानो और कहाँ रखा हुआ मानो? इनके सेंटर पर। पॉइंट मास मान लो, कहाँ रखा हुआ मानो? इनके सेंटर पर। और बस जहां से डिस्टेंस पूछता है उसको ओरिजिन मान के कोऑर्डिनेट लिख दो। कोऑर्डिनेट लिखना मैं पहले बता चुका हूँ। अबे पहले हम प्रैक्टिस कर चुके हैं कोऑर्डिनेट लिखने की। ये मिलाओगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता हुआ दिखेगा, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पर 3 मास दिखेंगे तुम्हें। करो अगला वाला।
हाँ भाई हो गया ये वाला तो। रुक जाओ। अब ये देखोगे तीनों के सेंटर को मिलाता हूं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड की लेंथ आ रही है 2r। और वर्टेक्स पर 3 मास रखे हुए दिखेंगे आपको। ये बोल रहा है कि साहब पहले गोले के सेंटर से बताइए सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कितना। तो पहले गोले के सेंटर से डिस्टेंस बताना है साहब। ये वाला ये रखा पहला मास m। ये यहां रखा है दूसरा वाला 2m। और तीसरा वाला रखा है साहब 3m। है ना, ये डिस्टेंस 2r, ये 2r और ये 2r। इस पॉइंट को मानो ओरिजिन 0 0। ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा साहब y। अब अगर कोऑर्डिनेट लिखता हूं साहब, ये एंगल 60 डिग्री। तो आप देख सकते हो ये कितना होगा, ये पूरी लाइन 2r cos 60। अब 2r cos 60 का वैल्यू कितना 1/2, तो ये r होगा। और ये भी होगा 2r sin 60। ये 2r sin 60। sin 60 कितना होगा √3/2। तो ये आएगा √3r। ठीक है, ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बोले तो r और √3r होगा भाई। ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। इसका तो साफ साफ दिख रहा है कितना होगा 2r 0। कोऑर्डिनेट आ गए, क्वेश्चन खत्म। एक्सीएम वाईसीएम निकाल लो। ठीक है, एक्सीएम वाईसीएम निकालने का फॉर्मूला है साहब। मतलब पूरा सिस्टम देखें तो डिस्क्रीट ही बन गया ना। तो पॉइंट मास मान के हम सॉल्व करते हैं। एक्सीएम वाईसीएम बताओ जल्दी से। एक्सीएम होगा साहब m1x1, ये होगा m2x2 प्लस m3x3। ये m3x3 डिवाइडेड बाय नेट मास कितना 6 है। ये सॉल्व करो, 4 और 3 7, 7/6 आ रहा है। ये आ गया साहब 7/6 वाईसीएम निकालो। वाईसीएम निकालें तो m1y1 m2y2 प्लस m3y3 m3y3 डिवाइड बाय नेट मास 6m। ये सॉल्व करोगे तो कितना बनेगा √3/2r मिलेगा भाई। कोऑर्डिनेट नहीं पूछे इसने कोऑर्डिनेट नहीं पूछे, इसने 0 0 से डिस्टेंस पूछी है। अब दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना मैंने आपको बताया था साहब। दो कोऑर्डिनेट हो तो उन कोऑर्डिनेट के बीच में डिस्टेंस निकालना मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था। क्या होता है साहब, रूट ऑफ ये होगा 7/6r माइनस 0 का स्क्वायर प्लस √3/2r माइनस 0 का स्क्वायर। ये डिस्टेंस आ जाएगा साहब, ये आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा। बड़ा सिंपल। ठीक है, जहां से बोले उस पॉइंट को ओरिजिन मानो और उसके रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट लिख दो। ठीक है, पहले गोले के सेंटर से बोल रहा था बताइए सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कितना। तो पहले गोले के सेंटर को हमने ओरिजिन मान लिया, उसके रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट लिख लिया। ये ऐसा डिस्क्रीट मास सिस्टम में पहले भी हमने क्वेश्चन किया है। तो स्क्वायर वाला किया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला किया है। तो कोऑर्डिनेट लिखना कोई नई बात नहीं है, पहले भी अपन प्रैक्टिस कर चुके हैं। ठीक है, तो कुल मिला के क्या है, ये दे रहा है कंटिन्यूअस मास सिस्टम वाले केस, लेकिन ओवरऑल डिस्क्रीट है। तो डिस्क्रीट को सॉल्व करने का तरीका है फॉर्मूला। इनको मानो पॉइंट मास कहाँ रखे हुए, अपने सेंटर मास पे रखे हुए हैं। क्वेश्चन खत्म हो गया। तो फॉर्मूला लगाने का काम है, कर लोगे भाई। चलो एक और देता हूं मैं, मिटा दो इसको। अरे मिटा दो भाई। हाँ, क्या बोल रहा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये तो अपन को बचपन से पता है कि 60 होता है। फिर भी बताऊं कैसे पता लगाया, बताऊं। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, सुना था। सुना था नहीं सुना था। अब हाँ की ना कुछ तो बोल। मैं ले नहीं रहा हूं तेरी, मैं पूछ रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ भाई, जानता है ना इतना तो, ये तो बचपन से जानते हैं अपन। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। अब तुझे दिख रहा है कि ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ बराबर है, तीनों एंगल बराबर होंगे ना। अगर ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ बराबर है तो तीनों एंगल सेम होंगे कि अलग अलग होंगे। सेम होंगे। ये थीटा ये थीटा ये थीटा तीनों का सम 180। 3 थीटा इक्वल टू 180, तो थीटा कितना 60। ये 2 दिन पहले भी आया था, फ्राइडे को की क्लास में क्वेश्चन किया था अपन ने। वहां भी उस दिन नहीं पूछा था 60 कैसे आया, उस दिन भी इक्विलेटरल ट्रायंगल था। चलो एक क्वेश्चन और लो, मिटा दो इसे। हाँ भाई एक क्वेश्चन और लो। देखो साहब, आपको बोल रहा है एक तो कौन है सॉलिड कौन, आइसक्रीम वाला कौन जानते हो ना। आइसक्रीम के कोन के अंदर आइसक्रीम डाली जाती है, आइसक्रीम वाला गोला। ये सॉलिड कौन था, ये भरा हुआ था। तो गोला लाके ऊपर रख दिया, ये लो ये लो, ये गोला ऊपर रख दिया।
ये लो, ये आपको बता दूं, ये ग्राउंड है, ये इसकी रेडियस है 2r, इसकी रेडियस है 2r, और इसका हाइट है साहब यहां पर 4r, ये इसकी हाइट दे रखी है 4r, और गोले की रेडियस दे रखी है r, गोले की रेडियस r, ये है सॉलिड स्फीयर, ये सॉलिड स्फीयर, और ये सॉलिड कोन, ये है सॉलिड कोन, एक सॉलिड स्फीयर है, एक सॉलिड कोन है ना। अब बोल रहा है कि साहब बॉटम से इस कॉम्बिनेशन के सेंटर ऑफ मास का हाइट बताइए साहब, बॉटम से कॉम्बिनेशन के सेंटर ऑफ मास का हाइट बताइए। ठीक है, दो केस है, अगर मास सेम है, और दूसरा केस है मास डेंसिटी सेम है। लिख लो, क्वेश्चन लिख लो पहले। फाइंड आउट हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास, height of center of mass from bottom, height of center of mass from bottom, height of center of mass from bottom, first mass same, second mass density same, पहला केस बोल रहा है इनका मास सेम है, दूसरा केस बोल रहा है मास डेंसिटी सेम है। बताइए साहब, हाइट बताइए, सेंटर ऑफ मास की हाइट बतानी है आप। ठीक है, सॉलिड कोन और सॉलिड स्फीयर दो हैं, सॉलिड स्फीयर है और सॉलिड कोन है। बोल रहा है बॉटम से सेंटर ऑफ मास की हाइट बताइए। अब मैंने बताया ना, जहां से पूछे उस पॉइंट को ओरिजिन मान लो और उसके रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट लिख लो। सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास कहां होता है, मैंने आपको डायरेक्ट बताया था, h/4 पर, और गोले का तो गोले के सेंटर पे होता है। मतलब आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाऊं तो यहां पर, ये यहां से बॉटम से हाइट निकालनी है ना, यहां क्या बोलेंगे साहब, ये सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास ये होगा, ये होगा सेंटर ऑफ मास ऑफ कोन, ये होगा साहब सेंटर ऑफ मास ऑफ स्फीयर, सेंटर ऑफ मास ऑफ स्फीयर। यहां क्या मिलेगा, ये मिलेगा साहब सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉम्बिनेशन, ये सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉम्बिनेशन यहां मिलेगा, कॉम्बिनेशन का सेंटर ऑफ मास आपको यहां मिलेगा। ठीक है, यहां देख सकते हो, इस पॉइंट को कंसीडर करो 0 0, ये हो गया साहब एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, आपको बता दूं साहब, यहां कोन का सेंटर ऑफ मास की हाइट क्या होती है, कोन के सेंटर ऑफ मास की हाइट होती है h/4, सॉलिड कोन अगर है तो h आपको दिया हुआ है 4r, तो ये 4r/4, मतलब आप देख सकते हो ये हाइट आ गई कितनी, ये हाइट आपके पास कितनी आ गई, r आ गई, ये हाइट आपके पास r आ गया साहब, ये वाला हाइट r है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर मैं लिखता हूं तो ये बन जाएगा साहब, x कोऑर्डिनेट तो 0 और y कोऑर्डिनेट कितना r, इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट लिखें तो x कोऑर्डिनेट तो 0 और y कोऑर्डिनेट कितना होगा 5r। मतलब मैं अलग से फोटो बना के तुम्हें दिखाऊं तो भैया दो चीजें रखी हुई हैं, ये ग्राउंड को अपन ने मान लिया ओरिजिन, ये 0 0, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहां पे रखा हुआ है साहब कौन, ये मास ऑफ स्फीयर होगा। यहां पर देख सकते हैं, यहां क्या होगा, मास ऑफ कोन होगा, और यहां क्या होगा, ये सेंटर ऑफ मास होगा साहब, ये सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉम्बिनेशन होगा। इस कॉम्बिनेशन के सेंटर ऑफ मास का बॉटम से हाइट, ये हाइट आपसे मांगा जा रहा है, ये h आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ रहे हैं भाई? ठीक है, अब यहां इसके कोऑर्डिनेट लिख चुके हैं, ये 0 और कितना, ये 0 और r, ये कोऑर्डिनेट कितना 0 और 5r। अब फॉर्मूला क्या है साहब, इस कॉम्बिनेशन के सेंटर ऑफ मास का बोले तो x कोऑर्डिनेट तो 0, y कोऑर्डिनेट क्या होगा YCM, ये जो YCM है यही तो हाइट है, ये YCM ही तो हाइट को बता रहा है साहब। ये क्या होगा साहब, ये होगा मास ऑफ कोन, और ये मास ऑफ स्फीयर, और 5r डिवाइड बाय नेट मास कितना, ये मास ऑफ कोन प्लस मास ऑफ स्फीयर, है कि नहीं भाई, अरे है कि नहीं भाई, है ना, ये देख सकते हो ये आपके पास आ रहा है। अब क्वेश्चन पे आओ, पहला क्वेश्चन बोल रहा है मास सेम है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कोन का मास और स्फीयर का मास सेम है, इसमें रख दो, ये हाइट कितना आता है साहब, मास बराबर रखता हूं, ये mr प्लस m इंटू 5r डिवाइड बाय ये m प्लस m, ये m प्लस m, तो देखो 3r आ रहा है भाई, ये हाइट आ रही है 3r। पहले केस में अगर दोनों का मास सेम है ना, तो सेंटर ऑफ मास की बॉटम से हाइट कितनी होगी 3r। मतलब मैंने तरीका बताया ना, जहां से हाइट निकालना उस पॉइंट को ओरिजिन मान लो, उसके रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट लिख लो, उसके रेस्पेक्ट में दो मास है, एक कोन है एक स्फीयर है, तो ये कोन का सेंटर ऑफ मास यहाँ होता है, मतलब कोन यहाँ रखा हुआ है, कोन का मास यहाँ रखा हुआ है, वो गोला वहां रखा हुआ है, ये एक कोन यहाँ रखा हुआ है, गोला यहाँ रखा हुआ है, ये मैंने कोऑर्डिनेट लिख दिए, सेंटर ऑफ मास की हाइट आ गई सर।
अब दूसरा केस बोल रहा है साहब मास डेंसिटी सेम। मुझे बताओ गोले के लिए और ये कोन के लिए कौन सा मास डेंसिटी लोगे? मास डेंसिटी बढ़ाई थी मैंने, लैम्डा सिग्मा और रो, 3 तरह का मास डेंसिटी बताया था, कौन सा लोगे? हाँ, रो बराबर कर दो, रो बराबर करके मास निकाल लो इनका, क्वेश्चन खत्म हो गया। मास का रिलेशन निकाल लो। ठीक है, तो दूसरा केस साहब रो कोन इज इक्वल टू रो स्फीयर। कोन के लिए बोले तो ये क्या होगा, मास ऑफ कोन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ कोन। बोलो कोन का वॉल्यूम कितना होता है? कोन का वॉल्यूम जानते हैं भाई? कोन का वॉल्यूम ऑफ कोन बोले तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये जानते हैं भाई। रेडियस कितनी दिख रही है कोन की रेडियस है 2r और हाइट कितनी है 4r। तो लो साहब मास डेंसिटी होगा मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, तो 1/3 पाई 2r का स्क्वायर इंटू 4r, ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ऐसे ही मास ऑफ स्फीयर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। गोले के वॉल्यूम मुझे लगता है सबको पता है, ये गोले का वॉल्यूम उम्मीद करता हूँ सब जानते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब। ये यहाँ सॉल्व करें, पाई से पाई कैंसिल, आर क्यूब कैंसिल, है ना, ये 4 से 4 भी कैंसिल, बाई 3 से बाई 3 भी कैंसिल। तो अल्टीमेटली क्या आ रहा है, मास ऑफ कोन इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ स्फीयर, ये आ रहा है साहब। ये रख दो, उसमें हाइट आ जाएगा। दूसरे केस में हाइट कितना, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ स्फीयर इंटू आर, उसी में रख रहा हूं, ये मास ऑफ स्फीयर इंटू 5r डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ स्फीयर प्लस मास ऑफ स्फीयर। ये सॉल्व करो साहब, ये 5 4 9, ये 9 बाई कितना आ जाएगा 5r। दूसरे केस में आंसर आ रहा है 9/5। अगर मास सेम है तो भैया ये आंसर है, और मास डेंसिटी सेम है तो ये आंसर है। अच्छा, कई बार मास डेंसिटी ना बोल के बोलते हैं मटेरियल सेम है, कई बार बोलते हैं मटेरियल सेम है। अब मटेरियल सेम है तो मास डेंसिटी तो सेम होगा ना, है ना। आपको बोलेंगे कोन और गोला दोनों का मटेरियल सेम, या कई बार ऐसा बोल देंगे कॉपर का गोला कॉपर का कोन, है ना। अब कॉपर मतलब मटेरियल सेम, अगर मटेरियल सेम है तो भी मास डेंसिटी क्या लोगे, सेम। ठीक है, अगर यहाँ पर मास सेम है तो 3r और मास डेंसिटी सेम है तो 9/5r। मतलब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। कोन का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है ये मैं बता चुका हूँ, गोले का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है ये भी आपको पता है। मतलब ओवरऑल ऐसे कॉम्बिनेशन देकर के आंसर मांगते हैं अपने से। समझ रहे हो भाई? चलो और देता हूं मैं। हाँ भाई, मिटा दो इसको, मिटा दो भाई, अरे मिटा दिया जाए। चलो एक और देता हूं साहब। दो रॉड हैं, रॉड जानते हो ना, ये रॉड से मैंने एल बना दिया साहब, एल, ये रॉड से एल, एक नहीं दो रॉड लिया साहब, दो रॉड। अच्छा, कई बार बोलते हैं 1 किलो और 90 डिग्री पे मोड़ दो, कई बार ऐसा भी बोलते हैं। अब वो मुड़ने वाली रॉड कितनी मजबूत होगी तुम समझ सकते हो। ये मैंने दो दिया, अलग से दो दिया तुम्हें, दोनों का मास m, दोनों का लेंथ l। लो, इसका लेंथ भी l है और मास m है, ये लेंथ l मास m, ठीक है, मास m, और इसका भी लेंथ l और मास m, l के शेप में अरेंज किया गया है। आपसे बोलता है कि बताइए साहब, है ना, मास m है, आपसे बोल रहा है इस कॉम्बिनेशन के सेंटर ऑफ मास का इनके जॉइंट से डिस्टेंस बताओ, ये कांटेक्ट पॉइंट से डिस्टेंस बताओ, यहां से इस कॉम्बिनेशन के सेंटर ऑफ मास का यहां से डिस्टेंस बताइए, जहां जॉइंट किया ना आपने या जहां पे तुमने बैंड दिया वहां से डिस्टेंस बताओ कॉम्बिनेशन के सेंटर ऑफ मास का। लिख लो क्वेश्चन, लिख लो अगला। बेटा जहां से पूछ रहा है वहीं से लेना, बॉटम से पूछ रहा है, अगर तू इसको ओरिजिन मानता है तो तेरे को हाइट तो यहां से निकालनी है, फिर तू इसके रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट लिखेगा, इसके रेस्पेक्ट में आंसर आएगा, फिर ये प्लस आर जोड़ना पड़ेगा उसमें। तो आसान तरीका है ना भाई, एक स्टेप भी क्यों बढ़ाएं अपन, जहां से पूछे वहीं बैठ जाओ। ठीक है, जहां से डिस्टेंस पूछे ना वहीं बैठ के नापो साहब। हाँ भाई, लिख लो क्वेश्चन, लिख लो। फाइंड आउट डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास
फ्रॉम कॉन्टेक्ट पॉइंट ऑफ रॉड, फ्रॉम कॉन्टेक्ट पॉइंट ऑफ रॉड, रॉड के कॉन्टेक्ट पॉइंट से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस बताइए सर। जहां कॉन्टेक्ट पॉइंट है वहां से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस बताइए। कॉन्टेक्ट पॉइंट से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस बताइए। ठीक है, इस पॉइंट को अपन लिख लें ओरिजिन 0 0। अब तुम्हें पता है कि इसको रॉड 1 मानता हूं, तो पहली रॉड का सेंटर ऑफ मास यहां होगा, ये सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड 1। ये दूसरे रॉड का सेंटर ऑफ मास यहां होगा, होगा। इस पॉइंट के लिए बोलेंगे तो x कोऑर्डिनेट होगा L/2 और y कोऑर्डिनेट होगा 0। इस पॉइंट के लिए बोलेंगे तो x कोऑर्डिनेट होगा 0 और y कोऑर्डिनेट कितना L/2। ये सब समझते हैं भाई। ये सेंटर मास इसका भी L/2 पर और इसका भी यहां से कितने पर L/2 पर। अब ये तो समझते हो भाई। कॉम्बिनेशन का सेंटर मास कहां मिलेगा, यहां मिलेगा, यहां ये मिलेगा साहब। ये डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है, ये डी पूछ रहा है आपसे। ठीक है, मतलब मैं आपको अलग से बना के दिखाऊं तो कुछ ऐसा केस हो गया साहब, ये इस पॉइंट को 0 0 बोले, एक मास m यहां रखा हुआ है, एक मास m यहां रखा हुआ है, ये हो गया L/2 0 और ये क्या हो गया 0 L/2 हो गया भाई। ये दोनों के कांटेक्ट पॉइंट पर यहाँ ये सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस बतानी है सर, ये सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस बताना है आपको। ये डी कोऑर्डिनेट निकाल लो, क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, ये एक्सीएम वाईसीएम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपको पता है, निकालो साहब। एक्सीएम कितना, वाईसीएम कितना। ये एक्सीएम बोले तो साहब m1x1 प्लस m2x2 डिवाइड बाय नेट मास 2m कितना आता है साहब, L/4 आ रहा है। अच्छा, वाईसीएम भी यही आ रहा है, वाईसीएम के लिए फॉर्मूला लगाओगे, वाईसीएम भी यही आ रहा है। क्या मैंने कोऑर्डिनेट पूछे क्या, अरे मैंने डिस्टेंस पूछा ना। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, 0 0 से डिस्टेंस बोले तो कितना, ये हो गया L/4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस L/4 माइनस 0 का स्क्वायर, मतलब क्या होगा √2 टाइम्स ऑफ L/4। √2 टाइम्स ऑफ L/4 मतलब L/ कितना 2√2 आ रहा है साहब। ये डिस्टेंस आ रहा है L/2√2। कौन सा पकड़ में आ रहा है साहब, मतलब ये कॉन्टेक्ट पॉइंट से ये सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस आ गया L/2√2। बात पकड़ में आई साहब, अभी समझ रहे हो। ठीक है, तो बहुत सिंपल फंडा है, मतलब जहां से डिस्टेंस पूछे ना आप तो उसको ओरिजिन मानो, वहीं बैठ जाओ, उसके रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट लिखो, क्वेश्चन खत्म। बहुत आसान है, पॉइंट मास मानो, कहाँ रखा हुआ है, रॉड के सेंटर ऑफ मास। कोई रॉड है, गोला है, कौन है, कोई भी है, उनको पॉइंट मास मानो, वो मास कहाँ रखा हुआ है, उनके सेंटर ऑफ मास पर। कॉम्बिनेशन का आंसर अपने आप बन जाएगा। चलो 3 रॉड लगाऊंगा मैं ऐसे, ये 3 रॉड है। चलो इक्विलेटरल ट्रायंगल तो बहुत बार बना लिया, अब राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे सर। एक रॉड ये, एक रॉड ये, और एक रॉड लगानी पड़ेगी ऐसे। ये लो, ये 3 रॉड लगा दी मैंने। इसका मास m है, इसका मास m है, इसका मास भी m है। लेकिन मुझे बताओ क्या लेंथ बराबर हो सकती है क्या? अरे मैं इन दोनों की बराबर भी दे दूं तो क्या वो तीसरे वाले की बराबर हो सकती है क्या? ये अगर मैं L और L बोलता हूं तो ये कितनी होगी, √2L। अबे सबको पता है मास तीनों का सेम है, ये L है, ये L है, ये L कभी नहीं हो सकता। ये कितना होगा, √2L। मानते हो, है ना। ये बोल रहा है कि ये जो कॉम्बिनेशन है इसके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट बताओ। चलो कहां से इसको, अगर इसको ओरिजिन मान लेते हो, इसको अगर मैं 0 0 क्वेश्चन में दे देता हूं, क्वेश्चन में देता हूं ये 0 0 है, इस कॉम्बिनेशन के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट बताइए, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट बताइए। लिख लो क्वेश्चन, तीनों रॉड का मास सेम है, फाइंड आउट, फाइंड आउट कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, फाइंड आउट कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तीन रॉड है, राइट एंगल ट्रायंगल बना रखा है, बोल रहा है कॉम्बिनेशन का सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट बताइए, अगर इसको 0 0 0 मान ले तो। भाई वही, कहां मास रखा हुआ मानेंगे, इनके सेंटर ऑफ मास पर।
इस रॉड का सेंटर मास यहां होगा, इस वाली रॉड का सेंटर मास यहां होगा, ठीक है। इस वाली रॉड का सेंटर मास कहां होगा, यहां होगा, होगा। ये हो गया साहब √2L। अब सबको दिख रहा है साहब, मैं कोऑर्डिनेट लिखता हूं इसको 0 0। आप देखो मैं अलग से यहां पर 3 मास आपके सामने शो करता हूं। ये 3 मास यहां अगर मैं आपको दिखाता हूं, ये साहब एक्स एक्सिस, ये साहब वाई एक्सिस, ये हो गया 0 0। ये पॉइंट कितना हो गया, ये हो जाएगा L/2 0। ये हो जाएगा 0L/2। एक तीसरा मास और है साहब, ये भी M है, ये भी M है, और ये भी M है, तो इसके कोऑर्डिनेट भी लिखने पड़ेंगे ना। इस वाले का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, इस वाले का। अब इस वाले का कोऑर्डिनेट लिखें, ये लेंथ L, ये L, तो पूरी √2L। तो इसका आधा कितना होगा, ये √2L/2 मतलब L/√2 होगा, ये L/√2 होगा, और ये एंगल 45 होगा, सबको पता है साहब। ये एंगल 45, ये L/√2। तो आप देखो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी होगी, ये होगी L/√2 cos 45 होगा भाई। L/√2 cos 45 ये कितना होगा, ये होगा साहब L/√2 sin 45। L/√2 sin 45, सबको पता है cos 45 sin 45 1/√2। तो ये भी L/2 और ये भी कितना, L/2। मतलब इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना आ गया, L/2। ये टोटल L है, ये L/2 है, तो x कोऑर्डिनेट भी कितना आ गया, L/2। मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए साहब, x कोऑर्डिनेट भी L/2 और y कोऑर्डिनेट भी कितना, L/2। क्वेश्चन ये कंसेप्ट समझ रहे हो भाई? अरे कोऑर्डिनेट समझ रहे हो, तो कोऑर्डिनेट अगर आ गए तो क्वेश्चन खत्म हो गया। ये L/2 और ये L/2। अब सेंटर ऑफ मास के लिए फॉर्मूला लगा लो। XCM का फॉर्मूला मैं बोलूं तो क्या बोलूंगा, M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस M3 x3 डिवाइड बाय नेट मास कितना 3M। ये सॉल्व करें तो कितना बनता है साहब, ये 2, ये यहां से कितना आ जाएगा, L/6 आ जाएगा। एक मिनट, कितना हो गया, L/3। ये L/2 है, L/2 है, तो L/3 आ गया भाई, आंसर आ गया L/3। YCM भी इतना ही आएगा। देखो YCM भी सॉल्व करें तो M1 y1 प्लस M2 y2 प्लस M3 y3 डिवाइड बाय नेट मास, ये भी कितना आएगा, L/3। ये कॉम्बिनेशन का सेंटर ऑफ मास पूछ रहा है, कोऑर्डिनेट पूछ रहा है कहाँ होगा, तो L/3 पर होगा। मतलब आंसर आएगा कितना, आंसर आएगा L/3 आंसर L/3। तो बड़ा सिंपल, पॉइंट मास मानो, कहाँ रखा हुआ मानो, उनके सेंटर ऑफ मास पर। ठीक है, अभी 3 रॉड का सेंटर ऑफ मास हमने पता लगा लिया, कोऑर्डिनेट क्या है, इसका कोऑर्डिनेट, उसका कोऑर्डिनेट, उसका कोऑर्डिनेट। भाई कोऑर्डिनेट पता लगाना मेन है, अगर कोऑर्डिनेट मिल गए तो क्वेश्चन खत्म हो गया। समझ पा रहे हो भाई? हाँ भाई अक्षत, बात पकड़ में आ गई भाई? अरे अक्षत समझ गया यार, अभी यस नो कुछ कर दे, अंगूठा दिखा दे यार। चलो भाई, आ रहा है भाई? चलो एक और क्वेश्चन देता हूं। 2 रॉड है, टी बनाएंगे हम, टी। एल बना लिया हमने, अब हम टी बनाएंगे। ठीक है, ये टी बनाया जाएगा भाई। दे दूं क्वेश्चन अगला? अरे बोल दूं भाई, अरे बोल दूं मैं, ये बना लिया सबने, हो गया 2 मिनट। बनाओ पहले जल्दी से इसको बनाओ। हाँ भाई बोलूं क्या भाई? अरे मैं बोल दूं अब?
लिखो टू रॉड्स लेंथ L and 2L, two rods length L and 2L, L and 2L, arrange in shape of T, arrange in shape of T, arrange in shape of T, in shape of T, and placed on horizontal smooth surface, placed on horizontal smooth surface, horizontal smooth surface. Find out value of y, find out value of y, value of y as shown in figure, value of y as shown in figure, as shown in figure, if system does not perform, if system does not perform rotational motion, system does not perform rotational motion on applying force, on applying force, system does not perform rotational motion on applying force, हाथ लगाने पर सिस्टम रोटेशनल मोशन ना करता हो, है ना, ये सिस्टम, तो बोल रहा है कि बताओ y का वैल्यू कितना। ठीक है, अब एक सेंटर ऑफ मास की एक प्रॉपर्टी है, समझ लो। देखो, जैसे चलाने के लिए फोर्स की जरूरत पड़ती है ना, वैसे घुमाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? टॉर्क। अभी टॉर्क मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन मुझे शक्ल से तुम लोग पढ़े लिखे बच्चे दिखाई देते हो, छोटी छोटी बातें तुम जानते हो। टॉर्क जानते हो ना? अरे टॉर्क आर क्रॉस एफ होता है। आर क्या होती है? एक्सेस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और एफ क्या होता है? फोर्स। मतलब जैसे चलाने के लिए फोर्स चाहिए ना, वैसे घुमाने के लिए टॉर्क चाहिए, है ना। टॉर्क का वैल्यू आर इंटू एफ है। मुझे बताओ यहाँ पर क्या एफ जीरो है क्या? अरे टॉर्क का वैल्यू आर इंटू एफ है, फॉर्मूला जानते हो? मुझे बताओ टॉर्क जीरो कब हो सकता है? टॉर्क जीरो कब हो सकता है? या तो आर जीरो या एफ जीरो। अब ये दो आते हैं ना यार, क्या एफ जीरो है क्या? तो इसका मतलब आर जीरो है। इसका तुमने एक्सेस ऑफ रोटेशन पे हाथ लगा दिया। अब एक्सेस ऑफ रोटेशन कहां से गुजरती है? हाँ, ये सिंपल एक प्रॉपर्टी, कोई भी बॉडी कहां से घूमेगी? जहां से बंधा होगा वहां से घूमेगा, है ना। और बंधा हुआ नहीं है तो अपनी सेल्फ एक्सेस से घूमेगा। और सेल्फ एक्सेस कहां से आती है? खुद के सेंटर ऑफ मास से। अबे सेल्फ एक्सेस खुद की एक्सेस है तो खुद के सेंटर ऑफ मास से जाएगी ना, है ना। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कोई भी बॉडी कहां से घूमता है? जहां से बंधा होता है उसी के चक्कर लगाता है। क्या ये बंधा हुआ है क्या? और नहीं बंधा होता तो कहां से घूमेगा? सेल्फ एक्सेस। और सेल्फ एक्सेस कहां से आती है? सेंटर ऑफ मास। तो अब यहां पर फोर्स में लगा रहा हूं, फिर भी क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये घूम नहीं रहा है। इसका मतलब तुमने फोर्स गलत जगह लगा दिया, मतलब तुमने हाथ गलत जगह लगा दिया सर। ठीक है, सही जगह हाथ लगाना था। मतलब जैसे चलाने के लिए फोर्स चाहिए ना, वैसे घुमाने के लिए टॉर्क चाहिए। और घुमाने के लिए टॉर्क का मतलब क्या? आर इंटू एफ। एफ तो है लेकिन टॉर्क नहीं है, इसका मतलब आर का वैल्यू कितना है? जीरो। तो तुमने हाथ लगा दिया एक्सेस ऑफ रोटेशन पर, और एक्सेस ऑफ रोटेशन कहां से आती है? सेंटर ऑफ मास। तो काम की बात क्या है? सारी कहानी का सार क्या है? अगर गलत जगह हाथ लगा दोगे तो घुमाना पॉसिबल, मतलब घुमाना चाहते हो तो हाथ कहां लगाओ? सेंटर ऑफ मास पे या कहीं और? हाँ, मतलब अगर सीधी सी बात, मतलब की बात, अगर किसी को घुमाना है तो कहाँ फोर्स लगाना चाहिए? उसके सेंटर ऑफ मास पे लगाना चाहिए, कहीं और लगाना चाहिए? कहीं और लगाना चाहिए। यहाँ ये घूम रहा है क्या? हाथ लगाया क्या इसने? इसका मतलब कहाँ लगाया? कहाँ लगाया? हाँ, तो सीधे सीधे नहीं पूछ रहा कि कॉम्बिनेशन का सेंटर ऑफ मास बताओ कहाँ है, पूछ तो वही रहा है ना। सीधे सीधे नहीं पूछ रहा कि कॉम्बिनेशन का सेंटर ऑफ मास बताइए कहाँ है, लेकिन पूछ तो वही रहा है। और मेरी भावना पकड़ में आई तो नोट डाल लो, पहले प्रॉपर्टी लिख लो। सेंटर ऑफ मास की प्रॉपर्टी लिखो, पहले पहले सेंटर ऑफ मास का प्रॉपर्टी लिख लो। लिख लो, if body or system, if body or system, if body or system does not perform, does not perform, does not perform rotational motion, rotational motion, rotational motion, then force applied, then force applied, force applied at center of mass of combination, force applied at center of mass of combination, force applied at center of mass of combination, कॉम्बिनेशन के सेंटर ऑफ मास पे फोर्स अप्लाई किया जाएगा। समझ पा रहे हो भाई? ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में मैंने मटेरियल सेम बोला क्या? रॉड का मटेरियल सेम बोला क्या? शुरू में लिखा ना टू रॉड्स, अरे शुरू में लिखा ना टू रॉड्स ऑफ सेम मटेरियल, वही लिख लो।
शुरू में लिख लो 2 rods ऑफ सेम मटेरियल, 2 rods ऑफ सेम मटेरियल, क्वेश्चन में मटेरियल सेम दिया है भाई, 2 rods ऑफ सेम मटेरियल। अब खुद बोलो अगर मटेरियल सेम है, इसका एल लेंथ का मास अगर मैं एम मानूं तो इसका मास कितना 2m होगा, होगा कि नहीं होगा? ये वाई पूछ रहा है। मैंने तुम्हें एक ही कंसेप्ट सिखाया, जहां से भी पूछे उस पॉइंट को ओरिजिन मानो। इसको ओरिजिन मान लो 0 0 0 0, तो ये एक्स एक्सिस और ये क्या हो गया, ये हो गया वाई एक्सिस। अरे हो गया भाई। इस रॉड का सेंट्रोमास कहां मिलेगा, ये बड़ी रॉड का सेंट्रोमास कहां मिलेगा, ये मिलेगा साहब यहां से कितने पर, ये लेंथ 2l है ना, तो एल पे मिलेगा साहब। अरे एल पे मिलेगा यार, बताओ एल पे मिलेगा तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 0l हो गए। इस रॉड का सेंट्रोमास यहां मिलेगा, इस रॉड का सेंट्रोमास ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0 और 2l हो गया। ये देखो मैं इसको अलग से यहां बना के दिखाऊं, वाई एक्सिस पे रखा हुआ है, ये देखो ये 0 0 है ना, एक रॉड का सेंट्रोमास यहां रखा है और एक रॉड का सेंट्रोमास यहां रखा है और कॉम्बिनेशन का सेंट्रोमास यहां है। इसका मास 2m है, इसका मास m है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बोले तो 0 और कितना l, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बोले तो कितना 0 और 2l। ये हमें हाइट निकालनी है तो x कोऑर्डिनेट तो 0 और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, उस y के बराबर होगा, जो y पूछ रहा है उसी के तो बराबर होगा ना, है ना। वो फॉर्मूला लगा दो, क्वेश्चन खत्म हो गया। लो साहब YCM के लिए फॉर्मूला लगाता हूं, तो YCM y के बराबर है, क्या बोलेंगे m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। कॉन्सेप्ट पकड़ में आ रहा है साहब? ये सॉल्व करता हूं तो y का वैल्यू कितना आ गया 4l/3, y का वैल्यू आ गया 4l/3। बात पकड़ में आई साहब? अरे कॉन्सेप्ट समझ में आया कि y का वैल्यू 4l/3। भैया जहां से डिस्टेंस पूछे ना उस पॉइंट को मानो ओरिजिन और उसके रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट लिख लो साहब। जहां से डिस्टेंस पूछे उसको मानो ओरिजिन, उसके रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट लिख लो, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, बार बार इतनी देर से ये समझा रहा हूँ, जहां से बॉटम से पूछ रहा है वहां से नीचे से उसको मैंने 0 0 ले लिया। वो रॉड्स कहाँ रखी हुई हैं, अपने सेंट्रोमास पे रखी हुई है। सेंट्रोमास कहाँ है वो तुम्हें पता है, 2 मास है, एक m है एक 2m है, इनके कॉम्बिनेशन के सेंट्रोमास की डिस्टेंस बतानी है। तो एक प्रॉपर्टी सेंट्रोमास की क्लियर हो गई कि भैया किसी को घुमाना है तो हाथ कहाँ लगाना है, सेंट्रोमास पे या उसके अलावा कहीं और। हाँ मतलब गलत जगह हाथ नहीं लगना चाहिए। मालूम पड़ा तुमने हाथ भी लगाया और घुमा भी नहीं पाए, अब इसका मतलब तुम हाथ कहाँ लगा रहे हो, हाँ सेंट्रोमास पे। हाथ कहाँ लग रहा है, हाँ सेंट्रोमास पे। तो सेंट्रोमास पे हाथ नहीं लगाना, कहीं और हाथ लगाना है। बात पकड़ में आई साहब? तो जैसे चलाने के लिए फोर्स वैसे घुमाने के लिए और टॉर्क के लिए फोर्स कहाँ लगाना पड़ेगा, सेंट्रोमास के अलावा कहीं और। बात पकड़ में आ गई? चलो अब सेंट्रोमास का एक प्रॉपर्टी और बताऊं मैं, ये आ गया सबका आंसर? अरे भाई अब सेंट्रोमास का एक प्रॉपर्टी और बताऊं मैं आपको। देखो सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो एक पॉइंट क्लियर कर लेना, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना तो ऐसे केस में सेंट्रोमास का स्टेट, सेंट्रोमास का पाथ, सेंट्रोमास का पोजीशन ये कभी भी चेंज नहीं होगा। मतलब आसान भाषा में समझाऊं, न्यूटन फर्स्ट लॉ हमने पढ़ा था कि जो हो रहा है वही होता रहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। मतलब सेंट्रोमास अगर रेस्ट पे है ना तो रेस्ट पे रहेगा, सेंट्रोमास कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है ना तो कांस्टेंट वेलोसिटी चलता रहेगा। अगर सेंट्रोमास स्ट्रेट लाइन में चल रहा था ना तो स्ट्रेट लाइन में चलेगा, अगर वो पैराबोलिक पाथ में चल रहा था ना तो पैराबोलिक पाथ में चल रहा था, चलता रहेगा। मतलब जो पहले कर रहा था ना वही करता रहेगा अगर एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू कितना है 0। मैं सिंपल एग्जांपल देके बताता हूँ, पहले पॉइंट दोबारा सुन लो एक बार। अगर सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो सेंट्रोमास का ना तो स्टेट बदलेगा, ना सेंट्रोमास का पाथ बदलेगा, ना सेंट्रोमास का वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, पोजीशन कुछ भी नहीं बदलेगा। बिना एक्सटर्नल फोर्स के कोई भी चेंज पॉसिबल नहीं है ना। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। मान लिया ये एक बम है साहब, ये बम यहां रखा हुआ है, ये बम यहां रखा हुआ है, अचानक से फट गया साहब। अगर ये अचानक से फटता है बहुत सारे टुकड़े होंगे, बहुत सारे टुकड़े होंगे, ठीक है, लेकिन यहां पर कॉम्बिनेशन का सेंट्रोमास अगर पहले रेस्ट पे था ना तो बाद में भी रेस्ट पे रहेगा। भाई सीधा सा रीजन है, ये बम के फटने में क्या तुम्हारा कोई हाथ है क्या, बम के फटने में किसी का कोई एक्सटर्नल फोर्स है क्या? ये एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हुआ कि इंटरनल की वजह से हुआ? अगर इंटरनल फोर्स की वजह से हुआ तो भैया यहाँ पर सेंट्रोमास कभी शिफ्ट नहीं होगा। अगर पहले सेंट्रोमास रेस्ट पे था ना तो बाद में भी रेस्ट पे रहेगा। मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे टुकड़े होंगे, 10 टुकड़े होंगे, 20 टुकड़े होंगे, 100 टुकड़े होंगे, वो टुकड़े अपना अपना सेंट्रोमास लेके भाग जाएंगे, लेकिन कॉम्बिनेशन का सेंट्रोमास कहाँ रहेगा, यही रहेगा। अगर पहले रेस्ट पे था तो बाद में भी क्या रहेगा, रेस्ट। मैं और एग्जाम्पल बताता हूँ। मैं आपसे बोलता हूँ कि ऊपर से मैंने एक पार्टिकल को छोड़ दिया, हाइट से एक पार्टिकल को मैंने छोड़ दिया। अब हाइट से मैं एक पार्टिकल को छोड़ता हूं तो सेंट्रोमास कहां चल रहा है, एक लाइन में चल रहा है कि नहीं चल रहा? अरे सेंट्रोमास, उस बॉडी का सेंट्रोमास एक लाइन में चल रहा है कि नहीं चल रहा? अचानक से यहां आते आते बॉडी फट गई, बम फट गया साहब, बहुत सारे टुकड़े हुए, वो टुकड़े अलग अलग डायरेक्शन में गए,
लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा कि वो सेंटर ऑफ मास कहाँ चलेगा, वो सेंटर ऑफ मास उस स्ट्रेट लाइन में चल रहा था ना, तो बाद में भी क्या करेगा, उसी स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करेगा। कभी भी सेंटर ऑफ मास की स्ट्रेट पाथ पोजीशन कभी भी बिना एक्सटर्नल फोर्स के चेंज नहीं होगी। ठीक है, मतलब सीधा सिंपल फंडा कि सेंटर ऑफ मास जब तक चेंज नहीं होगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। अब बम के फटने में किसी एक्सटर्नल फोर्स का रोल है कि इंटरनल फोर्स का? कई बच्चे यहाँ पे बुद्धि लगाते हैं सर, कई बच्चे बुद्धि लगाते हैं सर एक्सटर्नल फोर्स। हमने देखा मूवी में क्लिप खींची जाती, वो क्लिप खींचता है हीरो, है ना, वो बम से क्लिप निकालता है, फिर वो फेंकता है, फिर जाकर के बम फटता है ना। उसमें रजनीकांत जैसे लोग तो बम पकड़ के कैच करते हैं और दोबारा फेंक देते हैं। ठीक है, मतलब उन हीरो लोग कुछ भी कर सकते हैं। अब रजनीकांत तो फिर भी छोटा कमजोर पड़ गया आजकल। आजकल साउथ के हीरो तो न जाने क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है, और भी बहुत कुछ, हाँ ये खा जाते हैं इन लोग। तो कहने का मतलब बम के फटने में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। अगर क्लिप निकालने से बम फटता होता तो ये कहीं भी क्लिप निकालो फट जाना चाहिए। अगर खाली क्लिप निकालने से बम फटा तो ये लो क्लिप तो मैंने यहां भी निकाली, क्या फट गया क्या? ये फटने का कारण है इंटरनल केमिकल रिएक्शंस, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं। वो इंटरनल केमिकल रिएक्शन की शुरुआत करा दी तुमने, है ना, शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना, लेकिन उसके फटने में हमारा कोई हाथ नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास की स्ट्रेट पाथ पोजीशन चेंज नहीं होगी। मैं और एग्जांपल देता हूं, मैं तोप से गोला फेंकता हूं साहब, तोप जानते हो ना तोप, ये तोप कैसे रहती है, ऐसे ही रहती है, कोई तोप ऐसे तो नहीं होती। किसी तोप से ऐसे गोला दागा जाता हो, अगर ऐसे तोप से गोला दागा ना तो समझ सकते हो वो आखिरी गोला होगा तोप का। अरे गोला तो ऐसे ही दागती है ना, अरे प्रोजेक्टाइल मोशन होता है ना साहब, ये गोला ऐसे निकलता है, पैराबोलिक पाथ में मूव करता है। अब ये पैराबोलिक पाथ में मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, रास्ते में फट गया साहब, अब टुकड़े हो गए, वो टुकड़े अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे, लेकिन सेंट्रोमास पैराबोलिक पाथ में चल रहा था तो वो पैराबोलिक पाथ में ही चलेगा। मतलब पहले उसका पाथ पैराबोला था ना, तो उसका पाथ पैराबोला ही होगा। तो कहां जाके गिरेगा सेंट्रोमास, कहां जाके गिरेगा, वो रेंज के बराबर डिस्टेंस पर। अगर गोला नहीं फटता तो गोला कितनी दूर गिरता, रेंज के बराबर डिस्टेंस पे गिरता ना, तो सेंट्रोमास तो वहीं गिरेगा। बात पकड़ में आ रही है? सेंट्रोमास की स्टेट पाथ और पोजीशन बिना एक्सटर्नल फोर्स के चेंज करना पॉसिबल। तो नोट डालो, अगली प्रॉपर्टी लिखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, अगला प्रॉपर्टी लिखो, स्टेट पाथ एंड पोजीशन, स्टेट पाथ एंड पोजीशन, स्टेट पाथ एंड पोजीशन of center of mass, state path and position of center of mass, and position of center of mass is not change without external force, not change without external force, without external force। ठीक है, ये देखो साहब, ये पहले बम पड़ा हुआ था, सेंटर ऑफ मास यहाँ था, ये इनिशियली सेंटर ऑफ मास यहाँ था, अचानक से बम फट गया, ये पीस हो गए साहब, बहुत सारे टुकड़े हो गए, कोई कहाँ गया कोई कहाँ गया, लेकिन सेंट्रोमास कहाँ रहेगा, सेंट्रोमास वहीं रहेगा जहां पहले था। समझ रहे हो, जो इनिशियल पोजीशन था वही फाइनल होगा। मेरी बात पकड़ में आ रही है साहब? सेंट्रोमास का स्ट्रेट पाथ पोजीशन चेंज नहीं होगा। मैं और देता हूं साहब, ये मास m, ये सेंटर ऑफ मास, ये मैंने आपको बोला कुछ हाइट से छोड़ दिया हमने, ये u बराबर 0, हाइट से छोड़ दिया साहब। अब छोड़ दिया, एक लाइन में आ रहा है, यहाँ आके बम फट गया साहब, कोई टुकड़ा कहाँ गया, कोई टुकड़ा कहाँ गया, कोई टुकड़ा कहाँ गया, ये बहुत सारे टुकड़े हो सकते हैं, सब अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे, लेकिन सेंट्रोमास देख सकते हो पहले एक लाइन में चल रहा था ना, तो बाद में भी उसी लाइन में चलेगा। सेंट्रोमास अपना पाथ चेंज नहीं करेगा, क्योंकि ये बम के फटने में किसी ग्रेविटी का हाथ नहीं है। अच्छा, कई बच्चे यहाँ और बुद्धि लगाते हैं कि सर ग्रेविटी एक्सटर्नल फोर्स है ना, क्या ग्रेविटी की वजह से बम फटा है क्या? अरे बम के फटने में ग्रेविटी का हाथ है क्या? जो प्रोसेस हो रहा है उसमें किसी एक्सटर्नल फोर्स का हाथ है क्या? बम के फटने में कोई ग्रेविटी का हाथ नहीं है। तो ग्रेविटी की वजह से इसके सेंट्रोमास का एक्सलेशन पहले जी था ना, तो अभी भी सेंट्रोमास का एक्सलेशन क्या रहेगा, जी। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि सेंट्रोमास कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, पहले एक्सटर्नल फोर्स था इस पर, उसकी वजह से इसका एक्सलेशन जी था, तो बाद में भी सेंट्रोमास का एक्सलेशन क्या रहेगा, जी। मतलब बम के फटने से सेंट्रोमास की पहले जो काम था ना, उस काम में कोई फर्क नहीं पड़ा, जो पहले कर रहा था वही बाद में कर रहा है। समझ रहे हो ना, सेंट्रोमास इसी पाथ पे चलेगा और वहीं गिरेगा जहां गिरना था। ये देखो, वहीं गिरेगा जहां गिरना था, है ना। ये बम फटने के पहले अगर मैं बोलता हूं ना, पहले स्ट्रेट लाइन पाथ था, पहले इसका पाथ कैसा था, स्ट्रेट लाइन, और एक्सेलेरेशन क्या था, एक्सेलेरेशन था सेंट्रोमास का जी। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा बाद में भी इसका पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन बाद में भी कितना होगा, जी। मतलब एक्सेलेरेशन चेंज नहीं होगा। मेरी भावनाएं समझ में आ रही है सब?
भैया क्योंकि ग्रेविटी की वजह से एक्सीलरेशन था ना, वो फोर्स तो अभी भी है। सेंटर ये बम के फटने में ग्रेविटी का कोई हाथ नहीं है, तो बम के फटने से पहले वाली कंडीशन में कोई चेंज आएगा नहीं, है ना। पहले अगर कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा था ना, तो कांस्टेंट वेलोसिटी चलेगा। पहले अगर रेस्ट पे था तो रेस्ट पे रहेगा। पहले अगर स्ट्रेट लाइन में था तो स्ट्रेट लाइन में चलेगा। पहले अगर पैराबोलिक पाथ में चलता था तो बाद में भी पैराबोलिक पाथ में चलेगा। देखो तोप से गोला निकालते हैं सब, ये तोप, ये देखो तोप, ये तोप से बड़ा गोला, लो साहब ये गोला निकला, ये गोला जा रहा है ऐसे ऐसे, यहाँ जाके गोला फट गया। अब फट गया तो बहुत सारे टुकड़े हो सकते हैं, कोई टुकड़ा कहीं जाएगा, कोई टुकड़ा कहीं जाएगा, लेकिन सेंट्रोमास जहां जाना था ना वहीं जाएगा। ये सेंट्रोमास तो पैराबोलिक पाथ में मूव कर रहा था, तो पहले भी पैराबोलिक पाथ में था और बाद में भी पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। ये बाद में भी पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक। ये देख सकते हो पैराबोलिक, ये सेंट्रोमास वहीं जाके गिरेगा जहां गिरना था। और सेंट्रोमास की ये डिस्टेंस कितनी होगी, रेंज के बराबर, अबे आर के बराबर होगी, है ना। ये टुकड़ा हो सकता है यहाँ गिरे, इधर बोर्ड के बाहर, ये टुकड़ा हो सकता है इधर गिरे, ये टुकड़ा हो सकता है ऊपर जाए, ये टुकड़ा हो सकता है नीचे जाए, लेकिन सेंटर मास कहाँ जाएगा, सेंटर मास वहीं जाएगा जहां जाना था। बात पकड़ में आ गई। पहले पाथ पैराबोलिक था तो बम फटने के बाद भी पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक। पहले अगर स्ट्रेट लाइन था तो बाद में भी पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। पहले अगर रेस्ट पे था तो बाद में भी कैसे होगा, रेस्ट पे। पहले अगर कांस्टेंट वेलोसिटी तो बाद में भी कांस्टेंट वेलोसिटी, और पहले अगर एक्सेलेरेशन जी तो बाद में भी एक्सेलेरेशन जी। मतलब जो पहले हो रहा था वही होता रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कौन से पकड़ में आया भाई? मतलब ये तो अपने अपने साथ ले जाएंगे अपना अपना। हाँ लेकिन उनको ऐसे जाना पड़ेगा कि सेंट्रोमास इस रास्ते पे चले, उनको चलना ऐसे पड़ेगा कि सेंट्रोमास इसी रास्ते पे चले, या वो चलेंगे, अभी क्वेश्चन से पता लग जाएगा तुझे। मतलब वो चलेंगे ऐसे कि सेंट्रोमास इस लाइन पे चलता रहे, मतलब ऐसे नहीं मन मर्जी की बोले हम तो फ्री हो गए, अब तो कुछ भी करेंगे लाइफ में, बंदे रहेंगे वो। इसके 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 सेंट्रोमास के मोशन के अकॉर्डिंग उनका मोशन होगा। सेंट्रोमास अगर एक लाइन में चल रहा है ना, उनको भी लाइन में चलना पड़ेगा, उनको भी ऐसे चलना पड़ेगा कि सेंट्रोमास लाइन में चले। हाँ भाई बना लिया। चलो क्वेश्चन करते हैं इस प्रॉपर्टी पर, मिटा दो इसे। इस प्रॉपर्टी पर एक क्वेश्चन करेंगे। हाँ भाई ऑनलाइन वालों, समझ में आ रहा है भाई? अरे समझ रहे हो? चलो शुरू करें क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लिखो, लिखो फर्स्ट क्वेश्चन, लिखो पार्टिकल ऑफ मास m, पार्टिकल ऑफ मास m moves along the x-axis, moves along the x-axis, along the x-axis, suddenly, suddenly, suddenly it exploded, suddenly it exploded in two parts, suddenly it exploded in two parts, in two parts of mass ratio, of mass ratio 1:3, mass ratio 1:3, 1:3. Find out, find out position of, position of heavier mass, position of heavier mass, heavier mass when position of lighter mass, when position of lighter mass, position of lighter mass at y equal to 12 centimeter, position of lighter mass is y equal to 12 centimeter, y equal to 12 centimeter। ये बोल रहा है कि अचानक से दो टुकड़े हुए, जिस समय हल्का वाला y इक्वल टू 12 पर है ना, तो ये बोल रहा है बताओ भारी वाला कहाँ होगा।
ये हल्का वाला y इक्वल टू 12 पर है ना, तो बोल रहा है बताओ भारी वाला कहाँ होने वाला है ना, ये भारी वाले की पोजीशन पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है भाई? चलो मैं सिंपल प्रॉपर्टी लगाऊंगा सेंटर ऑफ मास की। सबको पता है कि सेंटर ऑफ मास एक लाइन में चल रहा था, तो बाद में भी लाइन में चलेगा ना। अरे पहले सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस पे था, तो मुझे बताओ बाद में भी कहाँ होगा? बाद में भी एक्स एक्सिस पे होगा। क्या ये अपनी पोजीशन को बदलेगा? क्या ये अपने स्टेट को बदलेगा? क्या पहले एक्स एक्सिस पर तो बाद में भी। अच्छा, अब एक्स एक्सिस पर अगर है तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? वाई कोऑर्डिनेट 0। तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे m1y1 प्लस m2y2 डिवाइडेड बाय कितना होगा? m1 प्लस m2। आगे ना बोलो भाई। ठीक है भाई, यहां से देख सकते हो आपको हल्के वाले का दिया हुआ पोजीशन भारी वाले का पूछ रहा है, तो y2 बराबर क्या बोलूंगा? माइनस y1 m1 अपॉन m2। ऐसा बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? अरे बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? ठीक है, आपको साफ साफ दिख रहा है कि अगर y1 प्लस है तो y2 क्या आएगा? माइनस। मतलब एक अगर एक्स एक्सिस के ऊपर जाएगा तो एक एक्स एक्सिस कहाँ जाएगा? नीचे। ठीक है, आप देखो पोजीशन देखो, इसका दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, इसका दिया हुआ है साहब 12 सेंटीमीटर। बोलो m1 और m2 का रेशो कितना? 1/3। 1/3 तो कितना होगा? ये y2 का वैल्यू आ जाएगा -4 सेंटीमीटर आएगा भाई। y2 इक्वल टू -4, मतलब वो +12 पर है तो ये -4 पर होगा। ये फोटो में देख सकते हो, मैंने एक को ऊपर बनाया तो एक को नीचे। मतलब अब काम की बात सुन लो, मैंने कहा ना सेंटर मास के अकॉर्डिंग ही इनको चलना पड़ेगा। ये भी टुकड़े हुए ना, ये बम अगर यहाँ आके फटा तो ये कुछ ऐसे चलेंगे, जैसे ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे भागेगा, ताकि सेंटर मास कहाँ रहे? इसी लाइन पे। मतलब मैं तुम्हें फोटो बना के दिखाऊं ना, ये हमेशा इनको ऐसे चलना पड़ेगा ताकि सेंटर मास एक लाइन पे चलता रहे। अगर सेंटर मास को मुझे इस लाइन पे चलाना है तो ये बड़ा टुकड़ा यहाँ है तो छोटा यहाँ है, मतलब देख सकते हो सेंटर मास यहाँ है ना। अब ये जब जब ये यहाँ आएगा तो ये यहाँ आ जाएगा, ताकि सेंटर मास कहाँ आ जाए? यहाँ पे आ जाए। मतलब ये ऐसे भागेंगे, ये ऐसे भागेंगे दोनों टुकड़े, ये ऐसे भागेंगे। जब दोनों यहाँ होंगे सेंटर मास यहाँ होगा। जब ये वाला यहाँ ये वाला यहाँ, तो सेंटर मास यहाँ। जब एक एक यहाँ तो सेंटर मास कहाँ होगा? सेंटर मास यहाँ होगा। मतलब सेंटर मास को एक लाइन में चलाने की जिम्मेदारी इनकी है। ये ऐसे चलेंगे ताकि सेंटर मास क्या चलता रहे? एक लाइन में। तो सिंपल प्रॉपर्टी, एक प्लस वाई में तो दूसरा कहाँ गया? माइनस में। अच्छा, ये जिंदगी भर की कहानी नहीं है। ये ऐसा नहीं कि एक y इक्वल टू 12 पे चलता रहेगा, है ना। इस समय y इक्वल टू 12 पर है तो वो कहां पर है? वो y इक्वल टू किस पर है? -4 पर। थोड़ी देर बाद वो y इक्वल टू 16 पे जाएगा तो ये कहीं और आ जाएगा। वो प्लस होगा तो ये क्या होगा? माइनस। ठीक है, वो प्लस तो ये क्या मिलेगा? माइनस। कॉन्सेप्ट पकड़ में आया भाई? और बात पकड़ में आई भाई? ठीक है, जिस समय वो y इक्वल टू +12 पर, ये y इक्वल टू किस पर? -4। मतलब सिंपल सेंटर मास की प्रॉपर्टी लगा रहा हूं कि भैया मैंने भाई यहाँ पर एक लाइन पे चल रहा था, लाइन पे चलता रहेगा। अच्छा, रेस्ट पे होगा तो रेस्ट पे रहेगा, दौड़ रहा होगा तो दौड़ता रहेगा। चलो एक और देता हूं मैं इस प्रॉपर्टी पर। ये आ गया सबका? अरे आ गया भाई? अरे क्वेश्चन पकड़ में आ गया? कॉन्सेप्ट समझ गए सब? चलो अगला करके बताओ फिर। ये अपने AIBMT में आया हुआ क्वेश्चन है, तुम्हारे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। एक और लिखो, लिखो पार्टिकल ऑफ मास m, पार्टिकल ऑफ मास m projected with speed u, projected with speed u, projected with speed u at an angle theta, at an angle theta, at an angle theta from horizontal, at an angle theta from horizontal, from horizontal at highest point, at highest point of its path, at highest point of its path, of its path, it suddenly exploded, it suddenly exploded, it suddenly exploded in two equal parts, it suddenly exploded in two equal parts, in two equal parts, equal part. First part, first part, retrace, first part, retrace initial point, initial point, and fall on, and fall on
point of projection, fall on point of projection, point of projection, fall on point of projection, point of projection, fall on point of projection, point of projection, find out distance of second part, distance of second part, distance of second part, second part from point of projection, from point of projection, from point of projection, from point of projection on ground, on ground, on ground. देखो साहब, ये ऐसे फेंका हमने, सबको डाटा देख के समझ में आ रहा होगा प्रोजेक्टाइल मोशन है। अरे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, पैराबोलिक पाथ, जानते हो नहीं जानते हो? अरे एंगल पे फेंकते हैं तो पैराबोलिक पाथ होता है ना। ये बोल रहा है हाईएस्ट पॉइंट पे 2 टुकड़े हो गए। अब वो 2 टुकड़े हो गए तो उसमें तुम्हारा कोई हाथ है क्या? अरे चलते चलते अचानक से कुछ हो जाए तो क्या तुम्हारा हाथ होता है क्या? अबे तुमने तोड़ा क्या इसको हवा में? अबे तुमने मिसाइल चलाई क्या? ये अपने आप टूटा कि नहीं टूटा? कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, तो सेंटर ऑफ मास की अपनी पाथ स्टेट पोजीशन चेंज नहीं होगी। लेकिन अब बोल क्या रहा है? ये बोल रहा है कि 2 बराबर टुकड़े हुए थे, पहला टुकड़ा कहाँ गिरा? पहला टुकड़ा वापस से तोप के ऊपर जाके गिरा साहब। अबे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे बोल रहा है ना साहब। ये 2 बराबर मास के टुकड़े हुए, पहला टुकड़ा वापस से कहाँ आके गिरा? बोले पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे आके गिरा। ये लो यहाँ गिरा, पहला वापस से यहाँ आके गिर गया, फर्स्ट पार्टिकल। अब बोल रहा बताओ दूसरा वाला कहाँ जाके गिरेगा? ये दूसरा वाला साहब कुछ इधर जाके गिरेगा, यहाँ गिरेगा साहब सेकंड वाला। मुझे पता लगाना है कि साहब ये सेकंड वाला कहाँ गिरा। इसका मास भी m/2 होगा, इसका मास भी m/2 होगा। अब सेंट्रोमास की प्रॉपर्टी पे आ जाओ। सबको पता है सेंट्रोमास कहाँ गिरने वाला है। बताओ सेंट्रोमास कहाँ गिरेगा? आर पर। अबे जहां चल रहा था उसी पाथ पे चलेगा। और जहां गिरना था, अगर ये बम नहीं फटता, ये रास्ते में गोला नहीं फटता, रास्ते में अगर गोला नहीं फटता तो गोला कहाँ जाके गिरता? गोला आर के बराबर डिस्टेंस पे जाके गिरता, तो सेंट्रोमास तो वहीं गिरेगा सब। ये लो सेंट्रोमास तो यहीं गिरा। सेंट्रोमास की डिस्टेंस कितनी होगी? सेंट्रोमास की डिस्टेंस सबको पता है रेंज के बराबर होगी। होगी कि नहीं होगी? अब ये सेंट्रोमास है किसका? ये सेंट्रोमास इन दोनों का ही तो है। अरे फर्स्ट और सेकंड का है कि नहीं है ना? अब तुम्हें पता है कि ये सेकंड वाले की डिस्टेंस अगर मैं सेंट्रोमास से R2 बोलूं, पहले वाले की डिस्टेंस को मैं R1 बोलूं, तो R1 तो R के बराबर दिख रहा है आपको। अभी R1 तो R के बराबर दिख रहा है, वो दिख रहा है कि नहीं? है ना? अब साफ 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 दिख रहा है कि दोनों मास बराबर है, तो सेंट्रोमास दोनों से बराबर बराबर डिस्टेंस पे होगा ना। तो इससे डिस्टेंस R है, तो इससे भी कितनी होगी? R। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से सेकंड वाले की डिस्टेंस कितनी आ गई? 2R। खत्म। सेंट्रोमास की प्रॉपर्टी से क्वेश्चन खत्म हो गया, है ना? चलो चलो, ये मास अगर बराबर नहीं होते, अलग अलग होते, तो क्या ये डिस्टेंस बराबर होती क्या? फिर कैसे निकालते? सेंट्रोमास के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ मास क्या रहेगा? सेम, है ना? तो भैया क्या बोलता मैं बोलता m1 r1 बराबर m2 r2। इस केस में m1 भी m/2 है और m2 भी कितना है? m/2 है। तो भैया r2 का वैल्यू भी r आ गया। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से डिस्टेंस कितनी आ गई? ये डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से डिस्टेंस अगर बोलें तो आंसर बोलेंगे r प्लस आर, यानी कितना बोलेंगे? 2r। और बोलो r का वैल्यू कितना? r का वैल्यू होगा u² sin 2θ अपॉन g। होगा भाई? ठीक है, ये थीटा से फेंक रहे हैं u स्पीड से, तो ये हो जाएगा u² sin 2θ अपॉन g। कॉन्सेप्ट पकड़ में आ रहा है भाई? अबे समझ रहे हो? ठीक है भाई, जो ये रेंज का फॉर्मूला जानते हो ना? अबे शक्ल से मुझे तुम लोग, हाँ थोड़े थोड़े ऐसी ऐसी बातें तुमसे कर सकता हूँ। रेंज का फॉर्मूला उम्मीद रखता हूँ तुमसे। ये देखा हुआ लग रहा है तुम्हें? ये आज पहली बार देख रहे हो? अबे देखा हुआ लग रहा है? हाँ, तो ये जो डाटा दिया उसके फॉर्म में आंसर यू और थीटा दिया उन्होंने। कंसेप्ट पकड़ में आया? सिंपल सेंट्रोमास की प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। सेंट्रोमास कहाँ गिरना था? जहां गिरना था वहीं गिरेगा। अब सेंट्रोमास है किसका? है तो इन दोनों का ही ना। तो सेंट्रोमास यहाँ गिरा, एक m1 एक m2, तो भैया दोनों की सेंट्रोमास से दोनों की डिस्टेंस का रिलेशन है आपके पास, m1 r1 बराबर m2 r2। ये प्रॉपर्टी लगा दी मैंने। ये जानते हो ना? और ये प्रॉपर्टी जानते हो ना? बस वही लगा रहा हूँ मैं। पहले की डिस्टेंस हमें दिख रही है, दूसरे की हमने देख लिया, और दूसरे की पूछ रहा है वो। भाई जिसकी बोल रहा है उसकी निकालनी पड़ेगी ना, है ना? भाई बम फटा, पहला टुकड़ा वापस तोप पे जाके गिरा, बोल रहा दूसरा टुकड़ा कहाँ गिरेगा? अच्छा, ये गोला नहीं फटता
रास्ते में गोला नहीं फटता तो कहाँ गिरता? आर पे गिरता, है ना। देखो रास्ते में गोला फटा तो एक टुकड़ा 2R पे गिरा, लेकिन एक तो पे भी तो गिरा। वे दूसरे का बुरा सोचोगे तुम्हारा भी तो बुरा होगा। सीधी सी बात है। देखो एक गोला तुमने कहा से भी तुम तो 45 पे फेंक रहे हो, चलो एंगल ही 45 देता हूँ, 45 पे रेंज मैक्सिमम होती है ना। हम तो चाहते हैं कि मैक्सिमम की भी मैक्सिमम मिले। तो वो देखो 2R पे जाके गिरा, लेकिन एक टुकड़ा वापस कहाँ आ गया? हाँ तो पे आ गया सब। अभी समझ रहे हो? कंसेप्ट पकड़ में आ गया? चलो अब मैं 3 टुकड़े करवाता हूं, एक और लो। ये आ गया सबका? आए भाई? हाँ भाई, ऑनलाइन वालों क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ऑनलाइन वालों, हाँ अंगूठा आ गया। चलो एक और दूं भाई? अरे एक क्वेश्चन और दिया जाए। लिखो एक क्वेश्चन और लिखो, पार्टिकल ऑफ मास m। अगला क्वेश्चन लिखो, पार्टिकल ऑफ मास m, पार्टिकल ऑफ मास m projected with speed u, projected with speed u, projected with speed u at an angle theta from horizontal, at an angle theta from horizontal, at an angle theta from horizontal, from horizontal, at highest point of its path, at highest point of its path, highest point of its path, it divided, it divided in two parts, it divided in two parts of mass ratio, दो ले ले यार, it divided in two parts of mass ratio, of mass ratio 1:3, of mass ratio 1:3, 1:3, 1:3, lighter part, lighter part fall, fall below the point of projection, lighter part fall below the point of projection, below the point of projection. Find out, find out distance of heavier mass, distance of heavier mass, distance of heavier mass from point of projection, distance of heavier mass from point of projection, from point of projection. ठीक है, ये देखो पहला वाला क्या बोल रहा है साहब, जो हल्का वाला है, हल्का वाला, हल्का वाला कहाँ गिर गया? हाईएस्ट पॉइंट के नीचे गिर गया, है ना। ये पहला वाला यहां गिर गया हाईएस्ट पॉइंट के नीचे। अब बोल रहा है साहब जस्ट बिलो द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन बोला है, ये तो पहला वाला क्वेश्चन हो जाएगा। जस्ट बिलो द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन नहीं, जस्ट बिलो द हाईएस्ट पॉइंट, जस्ट बिलो द हाईएस्ट पॉइंट। वापस तोप पे क्यों ले जा रहे हो यार? बार बार तोप को क्यों नुकसान पहुंचा रहे हो? ठीक है, जस्ट बिलो द हाईएस्ट पॉइंट लिख लो, जस्ट बिलो द हाईएस्ट पॉइंट। फटा और फटने के बाद जो भी वेलोसिटी आया होगा उसका गिरा कहाँ? है ना, ऊपर जाके गिरा, नीचे जाके गिरा, कैसे भी हाईएस्ट पॉइंट के नीचे गिरा, हाईएस्ट पॉइंट के नीचे गिरा, यहां गिरा, है ना। जस्ट फॉल बिलो द हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट के नीचे गिरा। बोल रहा है सेकंड वाला कहां गिरेगा? ये बोल रहा है सेकंड वाला कहां गिरेगा। क्वेश्चन समझ रहे हो भाई? अब सेंटर ऑफ मास तुम्हें पता है जहां गिरना था वहीं गिरेगा। सेंटर ऑफ मास से पहले वाले की डिस्टेंस बोलो कितनी होगी? r/2। अभी हाईएस्ट पॉइंट r/2 पे होता है ना, तो ये r/2 आगे दूसरे वाले की पता लगा लो। अब दूसरे वाले के लिए ये तरीका m1r1 बराबर m2r2, है ना। ये लो साहब m1r1, r1 कितना है? r/2। ये m2r2, r2 निकालना है, तो r2 का वैल्यू कितना? m1/m2 इंटू r/2। बोलो m1/m2 का रेशो कितना है? m1 और m2 का रेशो कितना? 1:3। अरे 1:3, अरे क्वेश्चन में दिया ना भाई। तो r2 आ गया r/6, r2 r/6 आ गया, तो आंसर कितना? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से डिस्टेंस कितनी होगी? ये r प्लस कितना?
r/6। ये आंसर होगा r प्लस r/6, मतलब 7r/6। मतलब आंसर बोलेंगे 7/6 u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। आंसर बोलेंगे 7/6 u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। भाई पहला वाला हाईएस्ट पॉइंट के जस्ट नीचे गिरा है ना, दूसरा वाला कहाँ गिरेगा ये पूछ रहा है, कहाँ से, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से। तो साफ साफ दिख रहा है r प्लस r2 होगा। वो r2 अपन ने पता लगा लिया सेंटर मास की प्रॉपर्टी से। भाई सेंटर मास है तो इन दोनों का ही ना, तो इन दोनों से सेंटर मास की डिस्टेंस का रिलेशन क्या होगा, m1r1 बराबर m2r2। कौन सा पकड़ में आया साहब, अरे समझ रहे हो, कोई जाग रहे हो। भाई सेंटर मास के एक लेफ्ट में होगा तो एक राइट में होगा, तय है, ये तय है। इसलिए मैं जान करके दूसरे वाले को राइट में बना रहा हूँ। कई बच्चे ऐसा ही पूछते कि सर ये उधर ही क्यों गिरा, आपको कैसे पता उधर गिरेगा, ये इधर भी तो गिर सकता था। अगर इधर गिर जाता तो फिर सेंटर मास उधर कैसे जाता। भाई दो का सेंटर मास दो के बीच में होता है ना। भाई है तो दोनों का, लेकिन है दोनों के बाहर। क्या ऐसा होगा क्या, होगा तो दोनों के बीच में ही ना। इसलिए मैं एक को इधर रख रहा हूं तो एक को उधर रख रहा हूं। समझ पा रहे हो ना, अरे मेरी बात पकड़ में आ रही है। एक और इसी प्रॉपर्टी पर AIPMT में आया हुआ क्वेश्चन, सेंट्रोमास की इसी प्रॉपर्टी पर एक क्वेश्चन और आया एग्जाम। हाँ भाई तुम हो, अगला क्वेश्चन दिया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाए भाई, बन गया ये वाला। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन, पर्सन, ए पर्सन ऑफ मास कैपिटल M, a person of mass capital M, person of mass capital M, present h height above the ground, present h height above the ground, present h height above the ground in a gravity free space, in a gravity free space, in a gravity free space, gravity free space, gravity free space, person projected particle, person projected particle, particle of mass small m, of mass small m, of mass small m, vertically downward, vertically downward, vertically downward, vertically downward, find out, find out, find out height of person from bottom, height of person from bottom, from bottom when particle reached at bottom, when particle reached at bottom, when particle reached at bottom, height of person from bottom when particle reached at bottom। देखो सुनना और समझना, ये एक पर्सन हाइट पे खड़ा हुआ है, ग्रेविटी फ्री कंडीशन है, ग्रेविटी फ्री स्पेस है ना, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं। अब अगर मैं एक पार्टिकल को छोड़ूं तो क्या वो नीचे जाएगा क्या, अरे ग्रेविटी फ्री स्पेस में पार्टिकल को छोड़ूंगा तो क्या वो नीचे जाएगा, मैं फेंकूंगा ना साहब, ये फेंका मैंने। अब फेंका, देखो फेंक, अगर इस केस में ग्रेविटी फ्री कंडीशन है तो पर्सन और पार्टिकल को एक सिस्टम मान लिया जाए तो क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स है क्या, अरे पर्सन पार्टिकल के साथ कुछ भी करे, दोनों का आपस का मामला, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, जो कुछ भी है इंटरनल है। तो ऐसे केस में क्या होगा, सेंट्रो मास की पोजीशन स्ट्रेट पाथ चेंज नहीं होगा, पहले सेंट्रो मास रेस्ट पे था तो बाद में भी क्या रहेगा। तो ऐसे केस में एक नीचे जाएगा तो दूसरा कहां जाएगा, ऊपर, है ना। ये पार्टिकल नीचे जाएगा तो पर्सन कहां जाने वाला है, ऊपर। यहां पे ये काम नहीं होगा, यहां अगर मैं पार्टिकल फेंकता हूं ना तो यहां मैं ऊपर नहीं जा रहा हूं, क्यों नहीं जा रहा हूं, ग्रेविटी ने मुझे पकड़ रखा है। यहाँ ग्रेविटी है, वहां ग्रेविटी फ्री स्पेस थी, वहां ग्रेविटी फ्री स्पेस है, तो पर्सन पार्टिकल को नीचे फेंकेगा तो पर्सन कहां जाएगा, ऊपर, है ना। ये क्लियर है सबको, अरे ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है। मुझे बताओ, अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि पहले सेंट्रोमास यहाँ था, तो सेंट्रोमास इनिशियली अगर यहाँ था तो फाइनली यही रहना चाहिए ना, अरे यही रहना चाहिए।
अब एक पार्टिकल अगर नीचे पहुंच गया, ये स्मॉल m, तो दूसरा पार्टिकल कैपिटल M कहाँ होगा? कैपिटल M नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा? सेंटर मास के रेस्पेक्ट में अगर मैं ये R1 बोलता हूं तो R1 कितना है? R1 H के बराबर है। अब ये अगर मैं R2 बोलता हूं तो ये R2 तो निकालना है अपने को। अभी R2 निकालना है ना। बताओ सेंटर मास के रेस्पेक्ट में M1 R1 बराबर M2 R2 होगा कि नहीं होगा? अब होगा कि नहीं? M1 स्मॉल m, R1 H, M2 कैपिटल M, R2 आ गया। ये R2 आ गया साहब कितना? R2 MH अपॉन M। ये R2 पूछा है क्या आपसे? ये तो R2 तो सेंटर मास से हाइट है, हमसे कहां से पूछ रही है? बॉटम से। तो हाइट फ्रॉम बॉटम अगर मैं आंसर बोलूं तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा H प्लस ये MH अपॉन कैपिटल M। होगा कि नहीं? तो आंसर आएगा HM प्लस स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। कौन से पकड़ में आया भाई? बड़ी सिंपल प्रॉपर्टी। सेंटर मास पहले रेस्ट पे था, बाद में भी रेस्ट पे रहेगा। अब एक बॉडी नीचे आ गई तो एक को ऊपर जाना पड़ेगा। अरे एक नीचे तो एक ऊपर। और ये तो समझ लो ना यार, है ना? ये वाला नीचे तो उसको ऊपर जाना पड़ेगा। ये कितना नीचे आया? H, तो कितना ऊपर जाएगा वो मैंने निकाल लिया। ये हाइट आ गई तो बॉटम से हाइट आ गई। डायरेक्शन में पहले से तुम्हें दिखा रहा हूँ फोटो में कि ये अपने कंसेप्ट से हमने को पता है कि सेंटर मास तो बीच में ही रहेगा, एक उधर तो एक इधर रहना चाहिए। ठीक है, सेंटर मास पहले यहाँ था, बाद में भी यही रहेगा। बात पकड़ में आई साहब? ठीक है, चलो और प्रॉपर्टी है सेंटर मास की, तो कल और प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे कल सेंटर मास खत्म हो जाए, फिर सेंटर मास के बाद लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन और फिर कोलिजन वोल्यूजन के केस है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल। घर पे मॉड्यूल वोड्यूल कर रहे हो? टिक कराने की जरूरत है? क्वेश्चन वोश्चन टिक करने की जरूरत है? लाओ दो मॉड्यूल दो, होमवर्क देता हूँ। ऑनलाइन वालों तुम भी करते रहो, लाओ मॉड्यूल दो। मॉड्यूल लाया कोई? फर्जियों घूमने आते हो यहाँ पे? बिल्कुल कॉलेज की तरह कॉपी उठा के आते हो यहाँ? चलो भाई, एक्सरसाइज फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 1, 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9। एक्सरसाइज 2 में आ जाओ। एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 1। चलो कल सेंटर मास की कुछ प्रॉपर्टी और हो जाए फिर दे देंगे एक साथ। कल और डिस्कस करते हैं। सॉल्व एग्जांपल बिगनर बॉक्स वगैरह करना भाई। बिगनर बॉक्स 1 पूरा कर लेना। बिगनर बॉक्स 1 करना साहब। चलो मिलते हैं कल। हाँ बंद कर दूं इसे।